सभी को नमस्ते। आज से मैं हिंदी की तैयारी करवा रही हूँ। तो उसमें भी सबसे पहले वर्ण विचार का टॉपिक देखेंगे, क्योंकि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इसमें से एक दो क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो आज वर्ण विचार से शुरू करते हैं, धीरे धीरे करके हम सारी ग्रामर करेंगे। तो सबसे पहले वर्ण विचार। वर्ण विचार चूंकि भाषा का विषय है, इसलिए सबसे पहले हम भाषा की व्युत्पत्ति और भाषा की परिभाषा देखकर फिर वर्ण विचार की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। भाषा की व्युत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ होता है कहना या बोलना। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में आ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना, या कहा हुआ या बोला हुआ। इस तरह भाषा शब्द की व्युत्पत्ति। अब भाषा की परिभाषा क्या होती है वो देख लेते हैं। भाषा की परिभाषा। वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब लिख लेते हैं, वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। अब भाषा शब्द के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित रूप। थोड़ा ये भी देख लेते हैं आगे। भाषा के रूप। भाषा के दो रूप होते हैं। पहला मौखिक रूप। मौखिक, इसके साथ ही परिभाषा लिख देती हूँ, यानी कि मौखिक रूप में होता है जिसमें व्यक्ति बोल करके अपने विचारों को व्यक्त करता है। मौखिक, बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना, ये मौखिक रूप कहलाता है। मौखिक रूप कहलाता है। यह सदैव अस्थायी होता है। दूसरा, भाषा का दूसरा रूप है लिखित रूप। सीधा लिख लेते हैं, यानी कि लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित रूप कहलाता है। लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित रूप कहलाता है। यह स्थायी होता है। तो भाषा के दो रूप हो गए, मौखिक और लिखित। बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक रूप कहलाता है, और यह अस्थायी होता है। लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित रूप कहलाता है, और यह हमेशा स्थायी होता है। तो इस तरह से ये भाषा के रूप। अब भाषा के अंग कौन कौन से ये देख लेते हैं। इससे पहले हम एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। पहले देखा हमने भाषा की व्युत्पत्ति यानी कि विशेष रूप से उत्पत्ति। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु में अ प्रत्यय के योग से बना है, जिसका अर्थ है
कहना या बोलना, अर्थात कहा हुआ या बोला हुआ। फिर भाषा की परिभाषा, वाणी का वह माध्यम जिसके द्वारा हम अपने भावों या विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करते हैं, उस माध्यम को भाषा कहते हैं। अब भाषा के रूप कौन कौन से हैं? भाषा का एक मौखिक रूप और दूसरा लिखित रूप कहलाता है। बोलकर अपने विचारों को प्रकट करना मौखिक रूप और लिखकर अपने विचारों को प्रकट करना लिखित रूप कहलाता है। मौखिक रूप हमेशा ही अस्थायी होता है और लिखित रूप स्थायी होता है। भाषा के अंग कौन कौन से हैं? फिर हम वर्ण विचार पर आते हैं। अगला देखते हैं भाषा के अंग। भाषा के मुख्यतः 5 अंग होते हैं। भाषा के मुख्यतः 5 अंग होते हैं। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और व्याकरण। लिख लेते हैं एक बार पहले। ध्वनि पहला हो गया, ध्वनि, वर्ण, तीसरा शब्द, चौथा वाक्य और 5वां हो जाएगा व्याकरण। वैसे इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं दे रखी, लेकिन मुख्य रूप से देखते हैं तो भाषा के 5 अंग कहलाते हैं। अब चूंकि हमें वर्ण विचार पर जाना है तो हमें ध्वनि और वर्ण के बारे में ही देखना है। अब सबसे पहले हम ध्वनि की परिभाषा देखते हैं कि ध्वनि क्या होती है। ध्वनि की परिभाषा में मुख से निस्सृत हवा का वह स्फोट जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते या खंड नहीं किए जा सकते, उसे ध्वनि कहते हैं। लिखते हैं परिभाषा इसकी। मुख से निस्सृत, निस्सृत का अर्थ होता है निकली हुई। हवा का वह स्फोट, जिसके स्फोट का अर्थ भी साथ में लिख देती हूँ। स्फोट होता है उच्चारण, स्फोट का अर्थ होता है उच्चारण। मुख से निस्सृत हवा का वह स्फोट जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, उसे ध्वनि कहते हैं। जैसे अ, क, ख, ग, नीचे हलंत है, नीचे हल चिन्ह लगा हुआ है के नीचे। इसी तरह से च आदि, यानी कि सबसे छोटा रूप। अब वर्ण पर आते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि, वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जैसे क, ख, ग, घ, ड आदि लिख सकते हैं यहाँ पे। तो ये सारे ध्वनि का लिखित रूप क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। अब आते हैं वर्णमाला पे। वर्णमाला क्या होती है? वर्णमाला सीधी सी परिभाषा देखते हैं तो वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। लेकिन फिर भी एक पारिभाषिक शब्दावली में हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि पूर्व निर्धारित, पारिभाषिक शब्दावली में हम इसकी परिभाषा देखते हैं कि पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित ध्वनि चिन्हों का समूह या वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित, निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित वर्णों का समूह, वर्णमाला कहलाता है। सीधी सी परिभाषा देखते हैं तो वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। तो अब हमने देखे भाषा के अंग। सबसे पहले हमने भाषा शब्द की व्युत्पत्ति कैसे हुई, फिर भाषा की परिभाषा क्या थी, फिर भाषा के रूप कौन कौन से थे। अब भाषा के अंग कौन कौन से हैं? इसमें मुख्यतः 5 अंग है। ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य और व्याकरण। फिर हमने ध्वनि की परिभाषा देखी। मुख से निस्सृत हवा का वह स्फोट जिसके और खंड नहीं किए जा सकते, उसे ध्वनि कहते हैं। फिर हम वर्ण पर आए कि वर्ण किसे कहते हैं? ध्वनि का लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है, जैसे कि ये इसमें दिए गए हैं। फिर वर्णमाला,
पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। यहाँ वर्णमाला पर आ गए। अब स्वर और व्यंजन। अब अपनी वर्णमाला में कितने स्वर है और कितने व्यंजन है, इस पर आते हैं। वर्णमाला में कितने स्वर और कितने व्यंजन ये देखते हैं। तो वर्णमाला में सबसे पहले हम लिखते हैं स्वर। स्वरों की संख्या हम सबको पता है कि 11 है। तो हम एक एक करके विभाजन करते हैं। टोटल जो है 52 वर्ण अपनी वर्णमाला में आते हैं। तो इसमें स्वर कौन कौन से हैं, स्वर की परिभाषा बाद में देखेंगे। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। देखते हैं 52 वर्ण कौन कौन से थे। 11 स्वर हो गए। अब अनुस्वार यानी कि ये अनुस्वार है, अनुस्वार। और दूसरा है विसर्ग, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं विसर्ग। इन दोनों को, अनुस्वार और विसर्ग दोनों को संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, अयोगवाह बोलते हैं। अनुस्वार और विसर्ग कितने हो गए, 2 हो गए। और ये 2 क्या हो गए, अयोगवाह। पूछे कि हिंदी में कितने अयोगवाह है, तो 2 है। और कौन कौन से, अनुस्वार और विसर्ग। अब स्पर्श व्यंजन कितने हैं, या वर्गीय व्यंजन, स्पर्श व्यंजन के बजाय वर्गीय व्यंजन। अब वर्गीय व्यंजन देखते हैं। क, ख, ग, घ, ढ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, प, फ, द, ध, म, प, फ, ब, भ और मैं। इस तरह से ये 25 क्या हो गए, वर्गीय व्यंजन। तो यहां हम लिख देते हैं संख्या 25 कौन से है, वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन 25 हो गए। अब अंतस्थ व्यंजन देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने हो गए, चलो आगे लिख देती हूँ। ये र, ल, व, ये टोटल हो गए 4 कौन से हो गए, अंतस्थ व्यंजन। अब स, है, ये 4 ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। अब छ, त्र, ग और स, ये 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। और ड और ढ 2 हो गए उच्छित व्यंजन। उच्छित, और इनको ताड़नजात व्यंजन भी बोलते हैं, या इसको द्विगुण व्यंजन भी, ये बात की बात है, बाद में देखेंगे। लेकिन अभी तो हमें ये देखना था कि हमारी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं। तो इस तरह से ये टोटल 52 वर्ण हो जाते हैं। 2 आगत व्यंजन है ये। अब 11 स्वर हो गए, 2 अयोगवाह, 25 वर्गीय व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्म, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 उच्छित। उच्छित या ताड़नजात भी इनको बोलते हैं, ताड़नजात। इस तरह से ये स्वर और व्यंजन का वर्गीकरण है यहाँ। तो अब आज तो इतना ही देखते हैं। अगली क्लास में कल फिर इनका जो वर्ण व्यंजन है, इनका किन किन आधारों पर वर्गीकरण किया गया है, उस वर्गीकरण को हम कल वाली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद सभी को।